हेलो एवरीवन। प्रोसीड करते हैं फर्दर। और फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स है वो नेक्स्ट टॉपिक है। फ्लूइड डायनेमिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी तक जो आपने स्टडी किया था वो फ्लूइड में वो फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट था। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर यू विल फाइंड द फ्लूइड वाज स्टेशनरी, इट वाज नॉट मूविंग। और उस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया दैट वाज द प्रेशर। वी अंडरस्टूड हाउ द प्रेशर वैरीज व्हेन वी गो डाउन साइड in a fluid. We also understood how the pressure varies when the container is moving, rotating, and other aspects we considered in that case. लेकिन इन सभी केसेस में फ्लूइड वॉज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। नाउ फ्लूइड विल बी मूविंग। और जब फ्लूइड फ्लो करेगा सो क्या वेलोसिटी होगा, कितना उसका वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, और उससे जो रिलेटेड स्टोरी है उसको हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टडी करने वाले हैं। सो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड स्टफ। तो सबसे पहले बेटर ये होगा कि हम लोग ये कैटेगराइज कर ले कि फ्लूइड फ्लोस और फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो कितने कैटेगरीज का होता है, कितने टाइप्स का होता है, और क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है। सो जब कभी फ्लूइड फ्लो करेगा जो किसी चैनल से फ्लो करेगा, वो चैनल ओपन चैनल हो जा सकता है, जैसे कि रिवर में वाटर फ्लो करता है, रिवर लेट्स होते हैं उससे वाटर फ्लो कर रहा होता है, कैनाल में वाटर फ्लो कर रहा होता है, या फिर कोई और लिक्विड फ्लो करे। एंड क्लोज चैनल्स होते हैं लाइक कि पाइप के थ्रू फ्लूइड का फ्लो करना, जैसे कि पाइप के थ्रू गैस का फ्लो करना, और बेबी लाइक पाइप के थ्रू पेट्रोलियम ऑयल्स का फ्लो करना और वाटर का फ्लो करना, उनको हम क्लोज चैनल बोलेंगे। लेकिन ये जो फ्लो होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं थ्री वेज पे। तो टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो which is also called streamline flow. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। लेट्स से अपने पास कोई चैनल है, उस चैनल से फ्लूइड को फ्लो करना है। सो अगर मैं यहाँ पे चैनल ड्रॉ करूँ, ये पार्ट ऑफ द चैनल है, इसको इस तरह से बना देते हैं एंड लिक्विड पार्टिकल्स इस पे मूव कर रहे हैं। सो लैमिनार फ्लो हम तब बोलने वाले हैं कि जब अगर कोई आप एक पॉइंट कंसीडर करो, एनी पॉइंट यू कंसीडर, लेट्स से मैंने एक पी पॉइंट कंसीडर किया। सो पी पॉइंट से ओवर द टाइम बहुत सारे पार्टिकल क्रॉस करने वाले, पी पॉइंट को क्रॉस करने वाले हैं। जब कभी कोई पार्टिकल पी को क्रॉस करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अगर सभी पार्टिकल्स की जो पी से क्रॉस करते हैं उनके पास सेम वेलोसिटी आती है उस इंस्टेंट पर जब वो पी को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। सो पॉइंट क्या है कि in case all the particles passing through any given point in this channel, all the points who are all the points those who are crossing this point has the same velocity at the instant of crossing. सो ऐसे फ्लूइड फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉइंट पी से पास करेगा उसके पास वही वेलोसिटी होगी, पी इज एनी पॉइंट। सो अगर यहाँ पर भी पॉइंट लेंगे तो उनकी सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम इस पॉइंट पर भी होगी, इस पॉइंट पर भी होगी, सभी पॉइंट पर होगी। इसका दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, लेट्स से कि वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है और पी से क्रॉस हो रहा है, सो जितने भी पार्टिकल पी से क्रॉस होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल इसी पाथ को फॉलो करने वाले हैं। सिमिलरली अगर एक यहाँ से पार्टिकल जा रहा था, उसका पाथ आपने आइडेंटिफाई किया, तो आप पाओगे कि ऑल दोज पार्टिकल्स जो इसके किसी एक पॉइंट से चलेंगे वो भी इसी पाथ को फॉलो करेंगे। सो ये एक आइडियल कंडीशन टाइप का स्टोरी है जिसमें हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं अगर वो एक पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। मीनिंग इसका ये भी है कि अगर कोई पार्टिकल पी से क्रॉस करता है तो केवल और केवल इसी पाथ को फॉलो करेगा। मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं कि फ्यूचर में इस पाथ से जाकर के किसी और पाथ को चला जाए या किसी और डायरेक्शन में चला जाए। अगर डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट पाथ को फॉलो कर ले जाएंगे जो पी से पास कर रहे थे, तो उसको हम लैमिनार कैटेगरी में नहीं रखते हैं। सो इन केस ऑफ लैमिनार, if the particles are passing through any given point, then you'll find they will follow the same path. ये जो पाथ होते हैं इनको हम बोलते हैं they are line of flow. Line of flow. They are also called streamlines. Streamlines. और ये जो streamlines होते हैं वो they can have a different trajectories,
बट दे विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. इसको हम लोग ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर अपने एक चैनल देखा, सो मैं एक दूसरा पिक्चर बनाता, लेट्स से ये एक चैनल है और इसको अगर चैनल जैसा दिखा है तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं. एंड लिक्विड्स आर मूविंग लाइक दिस. लेट्स से इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक ये सिंस ये 3D होगा तो यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन को इमेजिन करते हैं. लेट्स से ये स्ट्रीम लाइन है, यहाँ की स्ट्रीम लाइन ये है और इस पर और भी स्ट्रीम लाइन्स होंगी, मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस. ये क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया हुआ है. सो अगर लिक्विड इसके इनसाइड में इंटर कर रहा होगा, ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स जिससे एक सिलेंड्रिकल और क्लोज ज्योमेट्री बन रहा है, अगर जो लिक्विड इंटर कर रहा होगा वो लिक्विड इसको फिर क्रॉस नहीं करेगा, वो अंदर से ही बाहर निकलेगा. सो पॉइंट इज कि स्ट्रीम लाइन्स का जो कलेक्शन होता है उसके अंदर जितना भी लिक्विड जाएगा वो बाहर निकलेगा, वो स्ट्रीम लाइन्स को कट करके नहीं निकलेगा. तो कई बार ऐसा पूछता है कि क्या स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इन प्रैक्टिकल सेंस, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो वेलोसिटीज बदल जाएंगे, उनके ट्रांजेक्टरीज बदल जाएंगे. सो लैमिनार फ्लो इज़ वेरी आइडियलिस्टिक फ्लो यू कैन से थिंक ऑफ, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जितना भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो लैमिनार केस में काउंट होना चाहिए. इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हो? लेट से कोई चैनल से वाटर जा रहा है और आप किसी एक पॉइंट पर कलर्स को ड्रॉप करना स्टार्ट करो. अगर कलर्स को एक ही पॉइंट पर ड्रॉप करोगे तो वहाँ से पास होने वाले पार्टिकल्स कलर्ड पार्टिकल्स हो जाएंगे. अगर वो फ्यूचर में एक ही ट्रैक को बनाते हैं, एक ही पाथ को बनाते हैं, इसका मतलब सारे के सारे कलर उस पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल एक ही ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं. दैट मीन्स दैट पाथ इज और दैट फ्लो इज लैमिनार फ्लो. इन केस अगर आपने कलर एक ही पॉइंट पर ड्रॉप किया और आगे चल करके आपको बहुत सारे ब्रांचेस और कलर का डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि वो पार्टिकल्स अलग अलग पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं फ्यूचर में. सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द लैमिनार फ्लो. सो इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो यू विल फाइंड all the particle passing through any given point will follow the same path. Now, जो ऐसा नहीं करेंगे उनको हम दूसरा कैटेगरी में रखते हैं. So that second category is called turbulent flow. Turbulent flow. So we can say those flows of fluid which are not following laminar condition, they are in turbulent conditions. सो अगर टर्बुलेंट के लिए शो करना हो कि किस तरह से फ्लो करेगा, सो लेट्स से ये चैनल है और इस पर लिक्विड फ्लो कर रहा है. सो वी विल से कि लिक्विड पार्टिकल्स कोई भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं. दे आर वेरी रैंडम, दे आर नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पाथ. सो इस तरह के फ्लूइड फ्लो को हम बोलते हैं दैट इज टर्बुलेंट फ्लो. सो कम्प्लीटली रैंडम पार्टिकल्स आर मूविंग और दे आर फ्लोइंग मे बी लाइक इन दिस डायरेक्शन. Sometimes we also categorize the third one, which is called transitional flow. Transitional flow. Transitional flow is like कि लैमिनार से वो टर्बुलेंट की तरफ जा रहा हो तो कुछ पोर्शन लैमिनार होगा, कुछ टर्बुलेंट हो गया होगा, तो जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्लो. कौन सा फ्लो होगा उसको डिसाइड करने के लिए अपने पास एक नंबर होता है, वी कॉल्ड इट रेनॉल्ड नंबर. सिंस उसमें विस्कोसिटी का यूज़ होता है तो उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे. उस नंबर के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर से लैमिनार कैटेगरी, वेदर से टर्बुलेंट कैटेगरी और वेदर से ट्रांजिशनल कैटेगरी. सो ट्रांजिशनल इज समथिंग in between laminar as well as turbulent. Okay, so this is the type of fluid flow that we encounter. और अपने सिलेबस पे जो अपने को फोकस करना है दैट इज ऑन स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो को लेकर के. टर्बुलेंट को सॉल्व करने के लिए आप समझ सकते हो कि टर्बुलेंट के लिए जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी रेंडम है, तो उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए. अगर इसको आपको सॉल्व करना है टर्बुलेंट केस के लिए तो उसके लिए हायर लेवल का मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट होता है, जो कि आपसे इस लेवल पर एक्सपेक्टेड नहीं है. ग्रेजुएशन लेवल पर आप उसको स्टडी करते हैं. सो अभी अपना फोकस और मेनली इस पर रहेगा कि लैमिनार फ्लो पे, जिसको हम इजीली समझ पाएंगे और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मैथमेटिक्स है उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. फाइन. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग की टाइप ऑफ फ्लोज हम लोग आगे बढ़ते हैं. दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ बर्नौली, और दोनों को यूज़ करके हम फ्लूइड फ्लो के केसेस को हैंडल कर लेते हैं इस लेवल पर.
सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता। वी कैन राइट इट इज लाइक दिस कि इन केस ऑफ कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो फ्लूइड हमारा कैसा होना चाहिए और उस पर क्या रहता है। सो इन केस ऑफ incompressible fluid flow, the volume flow rate at any cross section of channel remain constant और is constant ऐसा लिख सकते हैं। सो पॉइंट इज कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। एंड ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है किसी चैनल से फ्लो कर रहा होगा, तो उस चैनल के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर हम जाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहता है। सो इन केस अगर मैं कोई पिक्चर बनाता मे बी लाइक दिस कि ये अपने पास लिड से एक चैनल है, बेसिकली कोई बड़ा सा लिक्विड फ्लोइंग चैनल है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है और फ्लूइड इज फ्लोइंग इनसाइड। सो यहाँ से फ्लूइड अंदर जा रहा है, इस वाले पोर्शन से लिड से फ्लूइड बाहर आ रहा है। जो इनसाइड जाने की वेलोसिटी है वो v1 है, आउटसाइड जाने की वेलोसिटी v2 है। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है। तो आप पाओगे कि इसके इनसाइड में फ्लूइड फिल्ड होगा और वो मूव कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में दिखाया गया उसी डायरेक्शन में। नाउ यू विल फाइंड कि कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, वेदर दिस इज A1 क्रॉस सेक्शन और दिस इज A2 क्रॉस सेक्शन और एनी अदर क्रॉस सेक्शन, हर क्रॉस सेक्शन पे वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट आने वाला है अगर हमारा फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, दैट इज द कंडीशन। इसको हम लोग समझ सकते हैं और डिटेल में, और उसका इंटरप्रिटेशन भी अपने को पता चल जाएगा। सपोज कर लीजिए कि डेल्टा टी टाइम तक हम लोग वेट करते हैं, तो डेल्टा टी टाइम के बाद अब डेल्टा टी टाइम में आप देखोगे कुछ पोर्शन ऑफ द लिक्विड जो कि अभी आउटसाइड है वो इंटर कर जाएगा। लेट्स से ये डेल्टा m1 अमाउंट है जो अंदर चला जाएगा डेल्टा टी टाइम पर। सिंस ये इनकम्प्रेसिबल है, ऑलरेडी फ्लूइड इनसाइड है, तो अगर कुछ पार्ट अंदर गया तो कुछ पार्ट को ये बाहर इस चैनल के बाहर निकलना भी पड़ेगा। सो लेट्स से कि ये जो डेल्टा m2 मास है वो उसी टाइम पर बाहर निकलता है ना। ये हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि अगर ये इनकम्प्रेसिबल है दैट मीन्स मास अंदर स्टोर नहीं हो सकता है। अगर स्टोर नहीं हो सकता है तो जितना मास आपने अंदर ले भेजा है उतना ही मास को बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज कि मास इनसाइड में स्टोर नहीं हो सकता है, लिमिटेड फिक्स्ड वॉल्यूम है। दैट मीन्स अगर ये कंप्रेस नहीं होता है सो m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। सो यहाँ से हम क्लेम करेंगे डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 बिकॉज इट्स इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, ये मासेस की वैल्यू है, अगर आप चाहो तो इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ये भी टी ड्यूरेशन का, ये भी टी ड्यूरेशन का। तो इसी को हम बोलेंगे मास फ्लो रेट गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू मास फ्लो रेट कमिंग आउटसाइड। हम लोग कुछ ऑलरेडी जानते हैं, उन पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक टर्म होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, जब कभी अपने को वॉल्यूम फ्लो रेट लिखना होगा इसका मतलब हम लिख रहे होंगे डी वी फॉर वॉल्यूम अपॉन डी टी। इसको लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। जब कभी अपने को मास फ्लो रेट लिखना होगा तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। सो ये बनेगा डी एम बाई डी टी और डेल्टा एम बाई डी टी। इसकी जो वैल्यू होती है वो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। ये जो एरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, ये दोनों फार्मूलाज है, इसको हम लोगों ने कभी पहले भी लिखा हुआ है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। सो अगर अपने पास ये पता चला कि मास फ्लो रेट इक्वल है, इसका मतलब ये भी हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी एट वन लोकेशन, जो कि सेकेंड लोकेशन के बराबर भी होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ वन लोकेशन वेलोसिटी ऑफ वन लोकेशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टू लोकेशन क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लोकेशन वेलोसिटी ऑफ टू लोकेशन। सिंस डेंसिटी बराबर है इसलिए आप पाओगे कि डेंसिटी कैंसिल आउट हो गया और अपने पास एक इक्वेशन रेडी हो जाता है। दैट इक्वेशन इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2।
इसी इक्वेशन को हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर आप वॉल्यूम फ्लो रेट देखोगे, यानी ए और वी का प्रोडक्ट देखोगे, वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर A1V1 आएगा, यहाँ पर A2V2 आएगा, यहाँ पर अगर आप A3V3 पता करते हो तो A3V3 आएगा, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। सो A1V1 is equal to A2V2. This is called continuity equation. That's a simple one. That's based on the conservation of mass, you can say. And इसको काफ़ी यूज़ में लाते हैं। बेसिकली किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता होती है तो हम दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी बता देते हैं। जैसे सपोज मैं ऐसा बोलता है कि ये A2 का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो A2 का अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो फिर आप पाओगे कि V2 की जो वेलोसिटी होगी उसको कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। मीनिंग इज कि लार्जर द क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉलर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो इज गोइंग टू बी। इफ स्मॉलर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी विल बी हायर। इसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। सपोज करिए किसी रबर पाइप से वाटर आ रहा होता है और वो कांस्टेंट फ्लो रेट से आ रहा होता है, तो अगर आप उसके ओपनिंग को कंप्रेस करते हो, एरिया को छोटा करते हो, तो आप पाते हो कि उसकी वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ जाती है। और अगर आप उसको रिलैक्स कर देते हैं, यानी एरिया को बढ़ाते हो, तो फ्लूइड वेलोसिटी रिलेटिवली कम हो जाती है। सो स्मॉलर द एरिया, लार्जर द वेलोसिटी, लार्जर द एरिया, स्मॉलर द वेलोसिटी। और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। फाइन। Now, based on this continuity equation or equation of continuity, let's consider one example. Example says find v dash. V dash अपने को पता करना है, किसके टर्म्स में? v के टर्म्स में पता करना है। ऐसा पिक्चर आपको दे दिया गया है। इस पिक्चर को समझते क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से फ्लूइड एंट्री कर रहा है और ये चैनल है, इस चैनल पर फ्लूइड जा रहा है। कुछ पार्ट इधर चला जाएगा एंड सर्टेन पार्ट विल बी मूविंग इन दिस वे। सो इनलेट का जो वेलोसिटी है वो ट्वाइस v है, क्रॉस सेक्शन एरिया 4a है, ये आउटलेट है, इस आउटलेट से वेलोसिटी v आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ट्वाइस है। एक दूसरा आउटलेट है जिससे वेलोसिटी v डैश है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है। और आपसे पूछता है ये v डैश बताइए v के टर्म में। सो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है कि कुछ वॉल्यूम फ्लो रेट इनसाइड जा रहा है, कुछ वॉल्यूम फ्लो रेट आउटसाइड जा रहा है। सो जितना इनसाइड जाएगा उतना आउटसाइड जाएगा, क्योंकि यहाँ से जितना भी मास इन करेगा वो मास इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से निकलेगा। तो या फिर वॉल्यूम के टर्म में बोल सकते हो कि जितना वॉल्यूम इन करेगा उतना वॉल्यूम आउटसाइड जाएगा। सो अपने को अभी भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगानी है, लेकिन किस तरह से लगानी है वो समझना है। तो हम लोग नाम दे सकते हैं कि लेट से ये 1 पॉइंट है या क्रॉस सेक्शन है, ये 2 क्रॉस सेक्शन है, ये 3 क्रॉस सेक्शन है। हम बोलेंगे 1 से लिक्विड इनसाइड जा रहा है, 2 3 से आउटसाइड आ रहा है। तो अपने लिए जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होगी या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी, CE का मतलब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो CE जो इक्वेशन बनेगी कॉन्टिन्यूटी, वो क्या बनेगी? वो बोलेगा कि वॉल्यूम फ्लो रेट एट 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट एट 2 प्लस वॉल्यूम फ्लो रेट एट 3। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि इन गोइंग वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग वॉल्यूम। यहाँ पर 2 आउटलेट्स हैं तो दोनों आउटलेट्स को ऐड करना है। सो अगर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर होगी तो अपने को देखना होगा कि कितने इनलेट्स हैं, सभी इनलेट्स का वॉल्यूम आपको सम करना होगा और सभी आउटलेट्स का वॉल्यूम सम करना होगा, दोनों को इक्वेट करा देंगे। वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट है, और उसके लिए हम A1V1 और A2V2 A3V3 का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको समझता है देन इट्स ओवर ऑलमोस्ट कि A1 के प्लेस पर हम लोग कितना लिखने वाले हैं? A1 के प्लेस पर लिखेंगे 4a इंटू वेलोसिटी, V1 के टर्म प्लेस पर लिखेंगे ट्वाइस v। देन आफ्टर हम लिखने वाले हैं A2, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन ऑफ 2, दैट इज ट्वाइस a इंटू वेलोसिटी v प्लस क्रॉस सेक्शन एट 3 विच इज a एंड वेलोसिटी v डैश। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा 8, और ए को आप कैंसिल भी कर सकते हो तो ये 8v आ जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस v प्लस v डैश। सो व्हाट इज v डैश? v डैश की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 8v माइनस 2v विच इज 6v। दैट मीन्स इस थर्ड क्रॉस सेक्शन से जो दिखाया गया है वेलोसिटी हैज़ टू बी 6 टाइम्स v। सो यहाँ से हम इस तरह आंसर निकाल करके बता सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जिसमें हम इन गोइंग वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू आउट गोइंग वॉल्यूम फ्लो रेट को यूज़ करते हैं। फाइन। सो दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसको यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन को ट्रू होने के लिए फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल होना ज़रूरी है। विस्कस नॉन विस्कस कैसा भी है चलेगा, लेकिन इनकम्प्रेसिबिलिटी इज द नेसेसिटी कंडीशन। फाइन। आफ्टर continuity
equation, another most important equation is in fluid dynamics, that's the Bernoulli's equation या Bernoulli's theorem या Bernoulli's principle, कुछ ऐसा बोल सकते हो. ये जो इक्वेशन या प्रिंसिपल या थ्योरी है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. सो दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. इसका स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. सो स्टेटमेंट कुछ रफली ऐसा लिखा जा सकता है कि अगर अपने पास लैमिनार फ्लो है और वो आइडियल फ्लूइड का है. सो इन लैमिनार फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड. सो इसके लिए आइडियल फ्लूइड का होना ज़रूरी है. आइडियल फ्लूइड का हमारा मतलब है दोनों कंडीशन से इट हैज़ टू बी इनकम्प्रेसिबल प्लस नॉन विस्कस. और वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो कि विस्कस इज समथिंग लाइक फ्रिक्शन, और जब कोई फ्रिक्शन आता है तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन विस्कस होना बहुत ज़रूरी है. सो इन लैमिनार फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड ऐसा लिख सकते हैं द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कॉमा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम remains constant. That's the point. So क्या स्टेटमेंट बोल रहा है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. स्टेटमेंट बोल रहा है कि लैमिनार फ्लो होना चाहिए. सो लैमिनार फ्लो अगर हो रहा है आइडियल फ्लूइड का जिसमें इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज नॉन विस्कस दोनों हैं, तो सम करें अगर हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ में, तो इसका जो टोटल सम आता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. और इसमें 3 एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. मोरोवर हम लोग एनर्जीज को मास के टर्म में नहीं लिखते हैं, रादर डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, मास बदलता रहता है. कोई भी अगर हम बाउंड्री या सिस्टम बनाते हैं, अगर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो अनलाइक इन केस ऑफ ब्लॉक का मास कांस्टेंट रहता है अनटिल अनलेस ब्लॉक ब्रेक करता है या फिर किसी और के साथ एसोसिएट होकर के मास को बढ़ाता है. सो फ्लूइड में जनरली हम लोग डेंसिटी के टर्म में वर्क करना प्रेफर करते हैं बिकॉज वो ज़्यादा जनरलाइज वर्जन होता है. अगर इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो अल्टीमेटली वो प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो इट विल कन्वर्ट हाफ रो वी स्क्वायर बिकॉज मास बाय वॉल्यूम विल बिकम डेंसिटी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, तो रो जी एच हो जाएगा. सो दीज आर द 3 टर्म्स. इनका सम कैसा रहता है? कांस्टेंट. सो अगर इसको हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. P हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यूज़ कैसे करेंगे? 2 पॉइंट पर अप्लाई करेंगे. किसी एक पॉइंट का टोटल एनर्जी लिखेंगे, किसी दूसरे पॉइंट का टोटल एनर्जी लिखेंगे और दोनों को बोलेंगे कि इक्वल होना चाहिए. सो ऐसा लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू. रो वही लिक्विड है तो सेम रहेगा, और P और वेलोसिटी और हाइट अलग अलग हो सकते हैं. इसको अगर मैं डिटेल में लिखूँ या ऐसे कनेक्ट करूँ तो ये जो P है, जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका मीनिंग क्या है? सो दिस फर्स्ट टर्म इज P एंड P इज इंडिकेटिंग प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. और ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एंड लास्टली एक ये टर्म था जिसका वैल्यू है ग्रेविटेशन और मीनिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो फर्स्ट पार्ट को आपको समझना था.
ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली प्रेशर होता है। होता क्या बेसिकली प्रेशर का जो वर्क डन होता है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि प्रेशर फोर्स जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है और डिस्टेंस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ए इंटू एक्स क्या बनता है वॉल्यूम, तो ये पी इंटू डेल्टा वी बनता है। सो पी इंटू वी दैट मीन्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्क डन इज एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, राइट। सो प्रेशर एनर्जी इज बेसिकली प्रेशर इंटू वॉल्यूम और अपने को निकालना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स को वॉल्यूम से डिवाइड करने का। जैसे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर अलोन बचेगा, इसलिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होती है, प्रेशर के बराबर होती है, ये हम याद रख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको समझ में आ गया कि मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा तो एम रो से रिप्लेस हो जाता है। और दिस इज अ बर्नौली इक्वेशन, हम चाहेंगे तो इसका प्रूफ भी करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, एक एग्जाम्पल में इसको कंसिडर करके देखते हैं। सो इस एग्जांपल पे लेट से कि अपने पास एक चैनल का पार्ट है जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा था, लेट से ऐसा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पर एक पॉइंट चूज़ किया है, लेट से 1 पॉइंट है, इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे चूज़ किया है और लेट से यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका नाम v2 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका नाम v1 है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a2 है। इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो P1 है, यहाँ का जो प्रेशर है वो P2 है। सो अब से ये P1, P2, V1, V2, A1, A2 में कंपैरिजन करा सकता है। A1 और A2 में कौन सा बड़ा होगा ये हम पिक्चर देख करके बता सकते हैं या फिर वो हमको बताएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर नज़र आ रही है कि A2 की जो वैल्यू है वो A1 से बड़ी है, क्योंकि A1 का क्रॉस सेक्शन छोटा है और A2 का क्रॉस सेक्शन बड़ा है। सो आइदर वी विल बी आंसरिंग इट बाय लुकिंग एट द पिक्चर और क्वेश्चन विल से विच एंड इज हैविंग मोर क्रॉस सेक्शन। नो, अगर आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हो, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो एज पर द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अपने को लिखना होगा a1v1 इज इक्वल टू a2v2। और हम लोग जानते हैं कि ए और एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वी एक्स ये जो सेकेंड एंड है इसका अगर एरिया बड़ा है देन विल फाइंड कि उसकी वेलोसिटी छोटी हो जाएगी। और क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहता है, कांस्टेंट। सो इफ लार्जर द एरिया वेलोसिटी इज गोइंग टू बी स्मॉलर। तो यहाँ से हम ये कंपेयर करके बता सकते हैं कि v1 v2 में कौन सा बड़ा होगा। सो आप पाओगे कि v1 की वैल्यू बड़ी होगी, v2 की वैल्यू छोटी होगी। सो v1 विल बी मोर एज कम्पेयर टू v2। ये हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं क्योंकि a2 बड़ा है तो v2 को छोटा होना पड़ेगा। या फिर अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो इन केस यू वांट टू आंसर इट प्रॉपरली। सो आप लिखोगे कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू a2 बाई a1। फिर आपको पता है कि a2 बड़ा है तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब v1 विल बी बिगर देन v2। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2। सो वेलोसिटीज का कंपैरिजन आप कर सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि प्रेशर्स का कंपैरिजन करके बताइए कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। सो इन केस अगर हमने बर्नौली इक्वेशन लगाया बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, सो 1 और 2 पे बर्नौली लगाएंगे, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट के बीच में। बर्नौली हमेशा पॉइंट्स के बीच में लगता है। सो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी प्रेशर ऑफ 1 प्लस हाफ रो लिक्विड का डेंसिटी है, वेलोसिटी ऑफ 1 पॉइंट दैट इज v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1। h1 का मतलब ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर है और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। सिंस हमने दोनों को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिया, इसका मतलब दोनों की हाइट्स कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। सो h1 को हम h लिख सकते हैं। सेकेंड पर आते हैं, प्रेशर ऑफ 2 पॉइंट प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h बराबर होंगे बिकॉज इट हैज़ बीन टेकन एट द सेम लेवल। सो रो जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, उस साइड जाएगा तो ये बनेगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। इन केस यू विश थोड़ा सा और ऐसा लिख सकते हैं, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अभी हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि v1 v2 में कौन सा बड़ा है। अपने को पता चला v1 बड़ा है v2 छोटा है। सो अगर v1 बड़ा होगा v2 छोटा होगा तो डेफिनेटली ये नंबर कैसा आएगा, क्या ये एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो आप पाओगे कि ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब P1 माइनस P2 नेगेटिव आ रहा है, P1 माइनस P2 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब P2 बड़ा होगा। तो यहाँ से हम ये बात क्लेम कर देंगे कि प्रेशर ऑफ 2 मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ 1।
सो 1 और 2 पॉइंट का किसका प्रेशर बड़ा होगा वो कैसे डिसाइड हो जाएगा, उसके लिए हम पहले बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से पहले वेलोसिटीज को पता करेंगे और वेलोसिटीज के बेसिस पे बता सकते हैं कि प्रेशर कैसा है। So in this case, you will find pressure of the 2 point is going to be greater than pressure of 1 point. So continuity equation and Bernoulli equation both are important to answer the questions. So यहाँ पर एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाया गया है कैसे बर्नौली को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कपल ऑफ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे बर्नौली इक्वेशन का, और साथ ही साथ उसका प्रूफ भी देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन।